हेलो एवरीवन। तो फिर से आज हम आ गए हैं आपके लिए कुछ नया लेकर। आज क्या नया लेकर आई हूँ, जैसा आप सभी को पता है कि हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम हम आपको आजकल पढ़ा रहे हैं। तो अभिव्यक्ति और माध्यम ये एक ऐसी बुक है जिसको हमारी क्लास 11th और 12th में कंबाइंड है और दोनों ही कोर्सेज यानी कि कोर और इलेक्टिव में भी कंबाइंड है। तो मतलब सभी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, यानी कि 11th 12th के क्लासेस में तो पढ़ाई जाएगी, जो इनमें चल रहे कोर्स हैं आपके कोर और इलेक्टिव उसमें भी पढ़ाई जाती है। तो इसका जो द्वितीय अध्याय है वो आपका क्लास 11th का है। तो अभी हमने पहला चैप्टर पढ़ा, वो भी क्लास 11th का था, और सेकेंड चैप्टर भी आपका क्लास 11th का ही है। तो क्लास 11th का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है पत्रकारिता के विविध आयाम। कौन सा चैप्टर है? पत्रकारिता के विविध आयाम। अब ये चैप्टर क्लास 11th का है और कोर और इलेक्टिव दोनों में ही पढ़ाया जाएगा। चलिए तो हम भी आज इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो चैप्टर है ये बहुत लेंदी है, तो इसे भी मैंने 4 पार्टों में डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ आपको डिटेल में बतानी है। शॉर्ट में तो हम बता सकते हैं, लेकिन वो हम एग्ज़ाम के दौरान बताएंगे। अभी डिटेल में पढ़िए, जब हम रिवीजन कराएंगे तो इसे हम बिल्कुल शॉर्ट में आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप फटाफट सब कुछ रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ आज का। तो जैसे कि आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, जो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है पत्रकारिता के विविध आयाम का, मैं फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पत्रकारिता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। फिर समाचार क्या है, और उसके बाद समाचार के तत्व क्या होते हैं, क्योंकि पत्रकारिता का ये अहम जो है वो टॉपिक होता है, क्योंकि पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा हम समाचारों को पढ़ते हैं। तो समाचार क्या हैं, क्या तत्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले आपको बताएंगे कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। इसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है, यानी कि क्यूरियस, हम कि ये ऐसा क्यों है, क्या है, किस लिए है। हम आसपास की जानकारी तो रखना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल हमारे अंदर है, तभी इसके जवाब के लिए हम आसपास ये सारी चीज़ों को ढूंढते हैं। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। तो ये जो कहते हैं ना, जैसे अब मान लीजिए चुनाव आने वाले हैं, तो ये चुनाव आने वाले हैं, तो आजकल क्या लहर चल रही है सरकार की, क्या मैनिफेस्टो में है, क्या क्या चीज़ वो करेगी, कौन सी पार्टी है, कितनी पार्टियां हैं, कहाँ पर ये क्या कहते हैं चुनाव किस तारीख को है, कहाँ मतदान पड़ेगा, कब, कहाँ पर जो है वो मतदान सबसे आखिर में पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवालों को लेकर हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है, और इन सभी जिज्ञासाओं को शांत कौन करता है? ये पत्रकारिता ही करती है। यहाँ पर इनको हम पढ़ते हैं तो हमें ये सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जिज्ञासा जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हमारे अंदर किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, हम जानना ही नहीं चाहेंगे, तो समाचार किस पे बनेंगे, है ना। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम कर रही है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे अंदर किसी को जानने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा होगी हम तभी उसके हल को ढूंढेंगे। हल ढूंढेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा? वो समाचार पत्र में, पत्रिकाओं में, यानी कि पत्रकारिता में मिलेगा। तो पत्रकारिता का जन्म ही क्यों हुआ है? हमारे मन में उठ रही जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। अब आ जाते हैं पत्रकारिता क्या है। तो अभी तो आपने देखा ना कि पत्रकारिता का जन्म क्यों हुआ, क्या कारण था। अब पत्रकारिता क्या है हम ये देखेंगे। हम सूचनाएं या समाचार जानना चाहते हैं, बात तो सही है, क्योंकि सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं कि हम क्या करेंगे। ये हम उन सूचनाओं के, अब मान लीजिए आपका शहर है, अब आपके शहर में अगर प्रधानमंत्री का मूवमेंट है, तो आप इसकी खबर कैसे पता करोगे प्रधानमंत्री कितने बजे आ रहे हैं और किस क्षेत्र से गुजरेंगे, ताकि हम भी घर में उसी हिसाब से निकले। पता चला हम घर से निकल गए और बीच रास्ते में फंस गए वीआईपी मूवमेंट में, तो क्या होगा? इस सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम पत्रकारिता यानी कि समाचार पत्र पढ़ेंगे, और हमें पता चलेगा कि उनका वो कितने बजे आ रहे हैं, कहाँ पर उनका कार्यक्रम है, ये सारी चीज़ें, है ना। इसी तरह हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में भी जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। तो ये हमारे डेली लाइफ को तो करती हैं, लेकिन पूरा समाज भी इससे प्रभावित होता है,
क्यों? क्योंकि समाज, अब हम भी तो समाज का ही हिस्सा है। जैसे हम समाचार पढ़ते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को जानने की इच्छा है, उसी तरह समाज के हर इंसान के अंदर है। आज देश दुनिया दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। हमारे प्रत्यक्ष अनुभव के से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से मिलती है। तो समझ में आया, हमारे आसपास जितनी घट रही है वो जानकारियां तो हमें मिलती है, हमें देश की भी मिलती है, लेकिन हमें विदेशों की भी जानकारियां मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? समाचार पत्रों से मिलती है, समाचारों के माध्यम से मिलती है। तो समझ में आया पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता हमारे आसपास देश दुनिया में घटित हो रही समाचारों को हम तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे हमारे मन में उठ रही जिज्ञासाओं को वो शांत होने का मौका मिलता है। अब हम आ जाते हैं समाचार। तो पत्रकारिता देख लिया ना, अब हम किस पे आ गए? समाचार। समाचार क्या है? विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं। अब आप देखते हैं, अब विभिन्न समाचार माध्यम क्या हैं आपको पता है भाई? समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है। हम कहीं न इनमें से कहीं ना किसी न माध्यम से हम समाचार देखते या पढ़ते या सुनते हैं ना। और ये सारे कहाँ? दुनिया भर के, ये नहीं कि अपने आस पड़ोस के, हम पूरी दुनिया के समाचारों को सुनते हैं। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। तो अब ये समाचार बनते कैसे हैं? देखिए, पूरी देश दुनिया में कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है। अब वो घटना अगर घट रही है तो उसको समाचार में तब्दील करके पत्रकारों द्वारा हम तक पहुंचाया जाता है। अब ये संवाददाता कह लीजिए या पत्रकार कह लीजिए, ये हम तक उन घटनाओं को समाचार में तब्दील करके भेजते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं। अब ये नहीं कि आज कर लिए तो कल छुट्टी है, नहीं। आज अगर अगल बगल घूम के उन्होंने खबर इकट्ठा करी तो कल फिर उनको निकलना पड़ेगा, ताकि वो कल फिर समाचार एकत्र करें। और ये डेली का काम होता है, और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। तो जो समाचार का फॉर्मेट होता है, आप सभी को पता है, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो जो उसका फॉर्मेट है उसमें बदल कर वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पत्रकारिता कहलाती है। मतलब घटनाओं को एकत्र करना, देखना, उन्हें समाचार में बदलना और उनको संपादित करना, फिर संपादित करके प्रकाशित करना। तो ये सारा काम क्या कहलाता है? पत्रकारिता। समाचार की कुछ परिभाषाएं। अब समाचार की परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है। देखिए क्या है? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। दूसरा है, समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आते हैं क्या है हर सूचना। अब समाचार क्या है? हर सूचना समाचार नहीं है। अब कोई भी घटना घट रही है तो क्या सब समाचार बन जाएगी? ऐसा नहीं होता। यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती है। अब ये देखिए, अब मान लीजिए कोई भी घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो समाचार थोड़ी ना बनेगी। समाचार बनने लायक है या नहीं है, ये किन आधारों पर डिसाइड होता है? देखिए, मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशल क्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। अब मान लीजिए हम अपने रिश्तेदारों से बातचीत करें, उनका हालचाल पूछें, तो क्या वो समाचार बनेगा? नहीं। समझ में आया? वो नहीं बनेगा। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशल क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारी नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी से उसमें दिलचस्पी नहीं है। तो जो चीज़ें व्यक्तिगत हैं वो समाचार नहीं बनेंगी, क्योंकि समाचार क्या होती हैं? वो पूरी तरीके से सार्वजनिक होती हैं, वो व्यक्तिगत नहीं होती, इसलिए वो समाचार नहीं बनती हैं। और ये हमारी और हमारे आसपास हमारे जो जानने वाले हैं, सिर्फ उनसे ही मतलब होता है। पूरे समाज या देश या दुनिया से उसका संबंध नहीं होता है। दरअसल समाचार माध्यम
कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करता है। तो वो कुछ चंद लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। मान लीजिए अगर मैं अपने रिश्तेदार से उनका हालचाल पूछ रही हूँ तो उससे आपको तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आप अगर अपने रिश्तेदारों से हालचाल पूछ रहे हैं तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना मैं उन लोगों को जानती हूँ, ठीक है ना। समाचार क्या होता है, जिनका उन समाचार जो है वो पूरे देश दुनिया सभी से कनेक्ट होता है, पूरे समाज से कनेक्ट होता है, तभी वो जाके समाचार बनता है। मतलब कोई भी घटना या सूचना अगर वो बहुत बड़े जन समुदाय को प्रभावित कर रही है, उससे संबंधित है, तो ही वो समाचार बन सकती है। स्वाभाविक है कि समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, यानी कि बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हो। यहाँ हमारा आश्रय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। तो समझ में आया? वो बहुत सारे जन समुदाय अगर उससे संबंधित हैं उस खबर से, तो ही वो समाचार बनेगा। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। अब ये ऐसे समाचार जो होते हैं जो बहुत बड़े जन समुदाय के लिए लिखे जा रहे हैं, तो उनमें विचार भी होती है, घटना भी होती है, और अगर कोई समस्या है तो उसको भी लिखा जाता है। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों को दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो समझ में आया? ये घटनाएं, समस्याएं, विचार जो हैं समसामयिक, जैसे अभी का समय है तो इसके आसपास कल घटी हुई हो, आज घटी हो, या कोई चीज कल घटने वाली है फ्यूचर में, तो उसके बारे में ये क्या होता है, ये अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती है। मान लीजिए कहीं भूकंप आया, तो उस भूकंप के बारे में सभी जानना चाहते हैं, तो वो समाचार बनेगी। लेकिन अब ये कहिए कि किसी के घर की जो है बाहर का गेट टूट गया, तो वो समाचार थोड़ी ना बनेगा। क्यों? क्योंकि वो तो खाली उनका अपना व्यक्तिगत है, उसे आसपास के लोग बस इतना प्रभावित होंगे। लेकिन समाचार हमेशा जो है वो पूरे राज्य, देश को प्रभावित करने वाला होता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं है। तो मतलब और कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये देखा जाता है कि जो भी घटना या सूचना समाचार के रूप में प्रकाशित करी जा रही है, उससे कितने लोग जो है वो प्रभावित होंगे उस घटना से, तभी वो समाचार बनती है। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार, उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। अब ये कौन निर्धारण करता है कि ये घटना जो है या ये सूचना जो है वो समाचार बने? तो इसका कार्य होता है पत्रकार, संवाददाता और उसके आसपास के लोग। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। यह समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार यानी लीड स्टोरी हो सकता है, और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। तो अब यहाँ पर समझिए क्या, देखिए अलग अलग समाचार पत्रों में एक ही समाचार अलग अलग महत्व का होता है। मान लीजिए कि कहीं किसी आंध्र प्रदेश में मान लीजिए सपोज कोई चीज़ घटी, तो आंध्र प्रदेश का जो लोकल समाचार, उस राज्य का जो लोकल समाचार पत्र होगा, उसमें वो चीज़ फ्रंट पेज में आएगी। लेकिन जो समाचार पूरे देश में प्रकाशित हो रहा है, जैसे दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, तो इस तरह के अगर न्यूज़पेपर में ये समाचार जाएगा तो वो अंदर के पृष्ठों में चला जाएगा। कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि किन किन लोगों को आप प्रभाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राज्य वाला समाचार क्या होगा, वो उसी राज्य से जुड़ा है और खबर भी उसी राज्य की है, इसलिए वो प्रथम पृष्ठ पे आ जाएगी, यानी कि लीड स्टोरी बन जाएगी। लेकिन वो स्टोरी जो है, जो समाचार आपके पूरे विश्व में प्रकाशित हो रहा है या पूरे देश में प्रकाशित हो रहा है, वो कभी भी उसके फ्रंट पेज पर नहीं आएगी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक राज्य की घटना हो रही है। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ समाचार ऐसे होते हैं उसमें कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो समाचार बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है।
समाचार को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार और समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। तो समझ में आया ना? कोई भी ताजा खबर, विचार, समस्या, घटना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हों, उसको पढ़ना चाहते हों तो और उसको प्रभावित कर रही हो तो ही वो समाचार बनती है। दरअसल समाचार माध्यमों में उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नताएं लिए हुए होते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रिका आ के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचना की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना होता है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा एक तत्व है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे समाचार एजेंसीज जो हैं वो समाचार के क्षेत्र में आज काम कर रही हैं। उन्हें देखना पड़ता है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो हमारे समाचारों को पढ़ रहा है या देख रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। वही चीज़ उन्होंने बताया कि परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं और ज़रूरत की मांग रहती है और मांग के बीच संतुलन का कायम करना पड़ता है। तो यानी कि जो है, हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ वही छापना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं ना खबरों को। तो इससे क्या होता है कि आपको क्या कहते हैं, डिमांड एंड प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों पर प्रॉपर वे से ध्यान देना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है। इन दिनों समाचार माध्यमों में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों की प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल है। तो आजकल अगर हम समाचारों पर आएंगे तो बहुत ही क्रिएटिव वे से समाचार प्रस्तुत करने का एक दौर सा चल चुका है। पहले क्या होता था, भाई एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे एक बैठे मेल या फीमेल बैठे हैं और बस वो खबर को पढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए क्या है, बहुत बड़ा स्टूडियो है, वो लोग चलते फिरते ग्राफिक के थ्रू जो है बहुत सारे समाचारों को दिखाते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये समय के साथ बदली हैं। चलिए अब आ जाते हैं समाचार के तत्वों पे। समाचार में निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहली चीज़ है नवीनता, दूसरी है निकटता, तीसरी प्रभाव, चौथी जन रुचि, पांचवा टकराव या संघर्ष, चौथा है महत्वपूर्ण लोग, अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में खबर है तो, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो तत्व के रूप में उजागर की गई हैं। चलिए आगे देखें क्या है। चलिए अब पढ़ते हैं इनके तत्वों को डिटेल में। तो पहला तत्व हमने देखा था क्या, नवीनता। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह नया यानी ताज़ा हो। कहा जाता है कि न्यू है इसलिए न्यूज़ है। घटना जितनी ताज़ी होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताज़ी घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान पर यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना जरूरी है। तो अब आपको समझ में आया कि कोई भी घटना, कोई भी सूचना अगर नई है तो उसका समाचार बनना तय हो जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि भाई नई तो है लेकिन समय के हिसाब से वो समाचार एजेंसी तक पहुंच जाए। जो है, अगर मान लीजिए आज घटना घटी है, वो 3-4 दिन बाद अगर आप उसे प्रकाशित कर रहे हो तो फिर वो समाचार नहीं रह जाता, फिर वो न्यूज़ नहीं रह जाती। न्यूज़ यानी कि न्यू है तो इसलिए न्यूज़ है। यानी कि जो भी चीज़ ताज़ी घटी है, कुछ भी हुआ है, वो सारी चीज़ें ही आपके समाचार में शामिल होती हैं। एक दैनिक समाचार के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटे की घटनाएं ही होती हैं। अब याद रखिए, समाचार पत्र में 24 घंटे में ही एक बार समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो मान लीजिए अब ये कैसे होता है, मिडनाइट 12 बजे तक होता है, ठीक है, 12 AM तक होता है।
अब इस 12 AM से लेकर 12 AM तक, यानी कि रात में 12 बजे से लेकर अगले दिन के 12 बजे तक, ये 24 घंटे का एक फेज होता है। और इसी में जो भी समाचार बनने होते हैं वो समाचार पत्र के पास आ जाते हैं और फिर वो खबरें बन के नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में चली जाती हैं। एक 24 घंटे के टेलीविजन और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेजी से आते हैं उसी तेजी से बासी भी हो जाते हैं। समाचार पत्र में क्या होता है, 24 घंटे की विंडो होती है समाचार देने के लिए। लेकिन किसी भी आप रेडियो में आ जाइए, टीवी में आ जाइए, इंटरनेट में आ जाइए, इसमें तो हर सेकंड सेकंड पे नई नई खबरें आती हैं। आई बासी हुई, आई बासी हुई, आई बासी हुई, इस तरीके से खबर हो जाती है। मतलब क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा 24 घंटे न्यूज़ चलती रहती है। इसलिए एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं तो कल घटित हुई हैं। यानी कि मान लीजिए आज कोई घटना घटित हो रही है तो ये हमें समाचार पत्र में कब पढ़ने को मिलेगी? कल मिलेगी और पूरे डिटेल के साथ मिलेगी। ठीक है, तो समझ में आया नवीनता, यानी कि घटना नई है तो। और अलग अलग समाचार माध्यमों में समाचार की नवीनता अलग अलग तरीके से डिसाइड होती है। जैसे मैंने आपको बताया, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट में ये खबर सेकंड सेकंड में वासी होती है, लेकिन यही खबरें एक न्यूज़ पेपर में यानी समाचार पत्र के लिए 24 घंटे में छपती है। आमतौर पर एक दैनिक समाचार की अपनी डेडलाइन समय सीमा होती है जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात के पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। यानी कि मान लीजिए अभी रात में 12 बजे न्यूज़पेपर छप गया तो फिर 12 बजे के बाद से दूसरे दिन के 12 बजे तक जो भी घटनाएं हैं वो एक समाचार पत्र के लिए सामयिक हैं, यानी कि वो उनको समाचार पत्र में छाप सकता है। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले से जानकारी नहीं थी तो निश्चय ही वह उनके लिए समाचार है। अब मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध है या प्रथम विश्व युद्ध है, उस समय अगर कोई घटना घटी है और लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आज अगर मिल रही है तो वो घटना भी समाचार बनने योग्य हो जाती है। क्योंकि वो घटना माना कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में घट चुकी है लेकिन लोगों को पता नहीं थी। अब लोगों को पता नहीं थी तो जब तक पता नहीं थी तब तक वो नवीन है, तो इसलिए वो नवीनता अब की बनी हुई है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों के बाद मौजूद हैं, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन जाती है। तो अब यहाँ पर क्या बताया कि एक देश में मानना कि वो चीज़ बहुत टाइम से मौजूद है लेकिन दूसरे देश वालों को इस चीज़ पता नहीं है, तो दूसरे देश वालों के लिए वो चीज़ भी नई होती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती बल्कि जिन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। देखिए बात सही है, ऐसी कुछ घटनाएं होती भी हैं। मसलन किसी गांव में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के क्या कारण थे, यह जानकारी निश्चय ही एक समाचार है, लेकिन यह एक ऐसी समाचारीय घटना है जिसे घटने में 20 वर्ष लगे। स्पष्ट है, घटना का ताज़ा होना भी ज़रूरी नहीं है। नवीनता के तथ्य ना होने पर भी उनके समाचार बनने की संभावना है। तो समझ में आया ना कि अलग अलग तरीके से जैसे कोई घटना घटी तो अगर वो नहीं है तो छप जाएगी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें घटने में बहुत टाइम लगता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत पहले घटी हैं मगर लोगों को पता नहीं है। तो ये अलग अलग बेसिस पे उनमें नवीनता रहती है। कुछ कहते हैं ना कोई प्रोसेस, इतने चीज़ें होती जैसे 20 वर्षों वाला जो समय बताया गया वो उतना प्रोसेस होने में उसको उतना टाइम लगा, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब अगर आप ये बोलो कि 1947 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक सबसे लेकर 2024 तक हमारे देश ने क्या क्या प्रगति करी तो इसको घटने में इतना सारा समय लगा, तो लेकिन तब भी जो उसकी रिपोर्ट तैयार होगी वो तो नवीन ही होगी ना। चलिए अगला तत्व देखते हैं, निकटता। अब निकटता में क्या चीज़ है? किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि ये वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक दर्शक श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। यानी मान लीजिए घटना घटी तो, लेकिन वो
उस क्षेत्र के समाचार में छपने के लिए कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि हर समाचार पत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबर, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो उसी हिसाब से उसको पृष्ठों में जगह मिलती है। वही चीज उन्होंने बताई कि उस क्षेत्र के समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाए या नहीं, या किस लेवल पर शामिल किया जाए, ये इस समाचार कहाँ घटा है इस पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि अगर यूपी की कोई खबर है तो वो तो प्रथम पर रहेगी, उसके लोकल चैनल पर तो सबसे पहले खबर आएगी। लेकिन वही खबर अगर हम पूरे देश के किसी एक चैनल पर प्रसारित करना चाहें तो वो जो है वो सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो बात ये डिसाइड करना है कि उस क्षेत्र के समाचार एजेंसीज या समाचार पत्र में वो उस क्षेत्र की खबर होगी तो वो उसमें निकटता रखती है, इसलिए वो प्राइमरी लेवल पर छपेगी। जाहिर है कि सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय होता है, ये मानव स्वभाव है। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती हैं। लेकिन यह निकटता भौगोलिक नजदीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नजदीकी से भी जुड़ी होती है। तो समझ में आया, सिर्फ भौगोलिक नहीं बात करी, जैसे मैंने बताया यूपी आपका हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात है, हरियाणा है। अगर ये अलग अलग है तो अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन ये साथ ही साथ हमें ये देखना होता है क्या चीज, सिर्फ ये भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से भी एक दूसरे से निकटता बनती है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को उत्सुक रहते हैं। तो समझ में आया ना, हम सिर्फ अपने शहर के बारे में नहीं, हमारे स्टेट में क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, हम इन सभी चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर ही क्यों ना बैठे। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। अब जो हमारे क्या कहते हैं भारतीय हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, अक्सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है उस देश में, या उनके साथ उनको किस चीज़ के लिए प्रायोरिटी दी जाती है, किस चीज़ के लिए नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी हम जानने के लिए महत्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना के खबर बनने की संभावना ज़्यादा है जो उसके पाठकों के ज़्यादा करीब हुई है। इसका एक कारण तो करीब होना और दूसरा कारण यह है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है। तो समझ में आ गया आपको कि खबर की निकटता सिर्फ भौगोलिक ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पे भी डिसाइड होती है और उसी हिसाब से समाचार बन जाती है। अब आ जाते हैं प्रभाव, यानी कि किसी भी खबर का इम्पैक्ट कैसा रहता है। ठीक है, किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पे उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जाहिर है जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो उसके बारे में जानने में उसमें स्वाभाविक इच्छा होती है। तो समझ में आया कि कोई भी खबर, कोई भी घटना जितने बड़े जनसमूह के ऊपर प्रभाव डालेगी वो घटना उतनी तेजी से समाचार बनेगी। कितने लोगों पर वो प्रभाव डालती है, कितने बड़े जनसमूह पर डालती है, कितने बड़े भूभागीय क्षेत्र पर डालती है, तो इस हिसाब से भी वो उतनी जल्दी समाचार बनती है। जन रुचि यानी कि लोगों का इंटरेस्ट। किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, यानी कि लोग उसमें इंटरेस्ट हो। कोई भी खबर है, अगर वो हमारे इंटरेस्ट के बाहर है तो अगर वो समाचार है भी तो भी हम पढ़ना नहीं चाहेंगे। वे उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने की रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य यानी समूह यानी कि टारगेट ऑडियंस होती है और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं को रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया अब काफी तेजी से हुई है और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहा है। कह सकते हैं कि रुचियां कोई स्थिर चीज नहीं है, गतिशील है। अब हमने बताया ना कि जन रुचि, आप देखेंगे कि पहले के समय में
थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो लोगों स्टॉक एक्सचेंज है, स्पोर्ट्स है, इन सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे और समाचार पत्रों में इनको इतनी जगह भी नहीं मिलती थी। इवन टीवी के समाचारों में भी इनको इतनी जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज के समय में लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि सेंसेक्स कितना चढ़ा, कितना घटा, किस चीज़ के भाव कितने बढ़े, कितने घटे, इन सारी चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट रखने लगे। तो इसी कारण से देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज को लेकर अलग से समाचार बुलेटिन प्रसारित होने लगे, स्पोर्ट्स न्यूज़ अलग से प्रसारित होने लगी। जो आपके देखते कोई कुछ कुछ चैनल तो सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर आधारित हो गए। तो ये हुआ ना कि पिछले कुछ समय में जाइए तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से जो समाचार है वो लोग भी, अब समाचार पत्र में आ जाइए, जो समाचार न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखिए 1 या 2 पेजेस स्पोर्ट्स के होते हैं, एक पेपर आपका व्यापारिक क्षेत्र का होता है कि नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पहले लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे। इसलिए तो जन रुचि एक टारगेट ऑडियंस देखनी पड़ती है कि जो हमारा क्षेत्र है उसमें लोग किस चीज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब आप गुजरात साइड या सूरत साइड, सूरत का अगर कोई लोकल पेपर होगा तो वहाँ पे जो भी व्यापार हो रहा है उसको लेकर होगा, कोटा में जो होगा तो उसको लेकर होगा। तो मेन कहने का तात्पर्य है कि जिस क्षेत्र में समाचार रन करना, समाचार पत्र जा रहा है, उस क्षेत्र के लोग किस चीज़ के विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं वो खबरें ज़्यादा छपेंगी। जाहिर सी बात है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। वे उसमें बचना चाहते हैं और इसीलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों को सर्वाधिक रुचि होती है। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया, कहीं पर दंगे हो गए, होता है ना, बहुत जगह पर दंगे होते हैं, कहीं पर लड़ाई छिड़ गई, आप बॉर्डर में लड़ाई छिड़ गई, तो देखिए हम लोग बॉर्डर से बहुत दूर होंगे, लेकिन हम मान लीजिए किसी दूसरे 2 देशों में लड़ाई छिड़ी है तो भी हमें उसके बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। कारण क्या है? सबसे बड़ा कि हर एक व्यक्ति संघर्ष, टकराव, लड़ाई झगड़े से बचना चाहता है, इसीलिए वो जानना चाहता है कि आखिर ये संघर्ष हुआ क्यों। जब वो उसके रीजन को जान जाएगा तो वो अपने जीवन में उस चीज से बच जाएगा कि अगर उसके सामने वो परिस्थितियां आती है तो वो उससे बच जाएगा, है ना। तो यही कारण है कि ये खबरें भी जो टकराव, संघर्ष, लड़ाई झगड़े, दंगों से रिलेटेड होती हैं, ये खबरें भी ज़्यादातर जो है वो लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं। तो इन खबरों का भी ज़्यादातर खबर न्यूज़ पढ़ना तय हो जाता है। अगला है महत्वपूर्ण लोग, जो वीआईपी लोग होते हैं। ठीक है, मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने को आम पाठक, दर्शक और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उनका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम हो जाए तो यह एक खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन होता है। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप प्रसारित करते दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, जो वीआईपी लोग होते हैं, बहुत मशहूर होते हैं, जैसे फिल्मी एक्टर हैं, क्रिकेटर्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, या आपके राजनीतिक ही से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित जो लोग होंगे, अगर उनके साथ कोई चीज़ ऐसी घट रही है तो हम लोग उनके बारे में जानने को ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं हद तक उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जिस मुकाम तक वो लोग पहुंचे। तो अगर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर हम जान लेंगे तो क्या होगा,
हम उनको प्रेरणा लेकर हम भी वैसा ही बनना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए इन मशहूर लोगों के निजी जीवन में, उनके करियर में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, हम उनको जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। और इनसे जुड़ी खबरें, छोटी छोटी खबरें भी जो हैं वो न्यूज़ बन जाती हैं। भला ये खबरें उनके व्यक्तिगत जीवन की होती हैं, लेकिन उनके न्यूज़ बनने की संभावना इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब आ जाते हैं उपयोगी जानकारियां। ठीक है, अब ये जानकारियां कैसे खबर बनती है। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग होता है और इसीलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जब न्यूज़पेपर आता है, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, मेरे यहाँ न्यूज़पेपर आता है तो हम फटाफट हेडलाइन लेने के बाद तुरंत सेकंड पेज पे जाते हैं। सेकंड पेज पर हमारे पास क्या छपा रहता है कि आज शहर में किस क्षेत्र में बिजली काटी जाएगी। तो क्योंकि क्या होता है ना, वहां पढ़ने के बाद कभी कभी ऐसा होता है 5 से 6 घंटे बिजली कटती है किसी न किसी एरिया के, तो हमें पता है कि इस दौरान लाइट नहीं रहेगी। अब ये जो खबरें होती हैं ये भी जो है वो ये सूचनाएं भी खबरें बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये इनसे कहीं ना कहीं हमारा निजी जीवन प्रभावित होता है। समझ में? मौसम बिगड़ेगा, ट्रैफिक, मान लीजिए हमारे सिटी में कोई एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं या रक्षा मंत्री आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो उनका जो काफिला निकलेगा उसकी वजह से रोड ब्लॉक्स होंगी। तो ये सारी खबरें भी न्यूज़पेपर में आती हैं। ये सारी जानकारियां कहाँ आएंगी? न्यूज़पेपर में आएंगी। तो अगर हमें ऑफिस के लिए बाहर निकलना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि उनका आने जाने का टाइमिंग क्या है, उस टाइमिंग पे रोड ब्लॉक्स रहेंगी, अगर हम निकल गए तो हम फंस जाएंगे। तो इस तरह की खबरें क्या हो जाती हैं, जानकारियां, सूचनाएं भी हमारे लिए खबरें बन जाती हैं। नेक्स्ट आती है अनोखापन। कुछ अलग घटनाएं, अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौकों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। कोई चीज ऐसी जो बहुत ही अनयूजुअल हो तो वो खबर भी क्या होती है, न्यूज़ बन जाती है, वो घटनाएं, वो चीज़ें भी बन जाती है। लेकिन समाचार एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो लोग इसके चक्कर में अंधविश्वास में भी फंस जाते हैं। फिर आते हैं पाठक वर्ग। पाठक वर्ग कौन हो गए? हम सभी भाई। न्यूज़ वर्ग, हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे तो हम सभी क्या होंगे, हम लोग पाठक वर्ग में आ जाएंगे ना। तो वही चीज़, आमतौर पर हर समाचार संगठन में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों का एक खास पाठक, दर्शक, श्रोता वर्ग होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। जो समाचार पढ़ते हैं उनका अलग रहता है वर्ग, ठीक है, और जो रेडियो टीवी चैनलों पर जो पाठक, श्रोता और दर्शक वर्ग होते हैं वो वर्ग अलग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। अब अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में अगर कोई खबर छप रही है तो उनका वर्ग अलग रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन टीवी पर, रेडियो पर और आपके इंटरनेट बाकी चैनलों पर प्रसारित होने वाली खबरों का वर्ग अलग रहता है। तो इन पर हमें देखना पड़ता है कि कौन सा वर्ग किस तरफ ज़्यादा आकर्षित है, तो उस वर्ग से संबंधित खबरें ही, जो सूचनाएं जो हैं वो खबरें बन जाती हैं। और वो वर्ग अगर मान लीजिए, जैसे अब मान लीजिए न्यूज़पेपर है, तो अगर आप अभी इस फैक्ट ये समझ लीजिए, न्यूज़पेपर आज बच्चा नहीं पढ़ेगा, युवा वर्ग जल्दी न्यूज़पेपर नहीं उठाता है, क्योंकि वो या तो टीवी में न्यूज़ देख लेगा या तो इंटरनेट पे देख लेगा। तो इसलिए समाचार पत्र जो हैं वो ऐसी खबरों को लाते हैं जिन्हें बुजुर्ग और जो मेच्योर लोग होते हैं, प्रौढ़ लोग होते हैं, उनसे संबंधित जो खबरें होती हैं, ज़्यादातर वो लोग राजनीति से संबंधित खबरों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज देखिए, आजकल के समाचार पत्रों में राजनीति से संबंधित खबरें बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर अगर आप और आ जाइए तो उसमें सेकेंडरी में रहता है बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों द्वारा लिखे गए लेख, उनके विचार, वो पढ़े जाते हैं। समाचारों का चुनाव करते समय अपने पाठक वर्ग की रुचियों और जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। जाहिर है, किसी समाचार या घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना है।
तो समझ में आया ना, कोई भी घटना, कोई भी सूचना तब समाचार बनती है कि ये देखना है कि हमारी ऑडियंस क्या है, इसको पढ़ने वाला, देखने वाला, सुनने वाला कौन है, तो उसी हिसाब से वो खबर समाचार बनती है। इन दिनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों अर्थात अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज्यादा महत्व मिलता है। तो मतलब क्या हुआ, अमीर वर्ग और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ये लोग समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, लेकिन इसके नीचे आ जाइए तो ये लोग समाचार नहीं पढ़ते। इसकी वजह यह है कि विज्ञापन दाताओं को इन वर्गों में ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन इनकी वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमज़ोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब देखिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हमारा पाठक वर्ग ज़्यादातर इन्होंने बताया अमीर और मध्यम वर्ग है, क्योंकि ये लोग, अगर हम न्यूज़पेपर की सिर्फ बात करें तो ये लोग क्या है, लोगों को, अभी समाचार जो पत्र हैं वो इन लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर क्रय शक्ति ज़्यादा है, यानी कि चीज़ों को खरीदने की क्षमता ज़्यादा है। तो समाचार पत्रों में विज्ञापन छपते हैं। समाचार पत्रों की ज़्यादातर अर्निंग जो है वो इन विज्ञापनों के जरिए आती है। अब इन विज्ञापन जो छपेंगे तो इनको पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है, कोई इसको फैक्ट है, कोई न्यूज़पेपर में बिक रहा है वो तो पैसा मिल ही रहा है, लेकिन जो लोग विज्ञापन छपवाते हैं वो समाचार एजेंसियों को पैसा देते हैं। अब जितने विज्ञापन छपेंगे समाचार पत्रों को उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब जो विज्ञापन छपवाने वाला व्यक्ति है वो ये देखेगा कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदने की शक्ति किस में है, तो मैं उसी क्षेत्र में मैं पैसा व्यय करूँगा। तो ये देख रहे हैं कि इसमें खरीदने की शक्ति अमीर वर्ग में या मध्यम वर्ग में। अब आप निम्न तबके में आ जाइए, निम्न वर्ग में आ जाइए, उनके पास क्रय शक्ति इतनी नहीं होती, वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो इसलिए वो लोग जो है विज्ञापन ज़्यादातर न्यूज़पेपर किन के पास आ रहा है, अमीरों के पास या मध्यम वर्ग के पास। अब इससे क्या होती है एक चीज़ कि निम्न तबके के जो लोग होते हैं, निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उनसे जुड़ी समस्याएं जो हैं, उनसे जुड़ी घटनाएं वो समाचार पत्रों में अक्सर नदारद रह जाती हैं। आखिरी है नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों के समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति कहते हैं, यानी कि किस तरीके से क्या खबरों को किस जगह पर छापा जाएगा, इसी को संपादकीय नीति कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता ना दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को दी जाती है। अब देखिए, हर एजेंसी में, हर कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए तो हर जगह का अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसी तरह न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उन सभी के कौन सी खबरें न्यूज़ बनेंगी नहीं बनेंगी, इनकी भी अपनी एक नीति होती है। तो अक्सर क्या होता है, उन्हीं नीतियों के ज़रिए जो है वो खबरें, जो घटनाएं और सूचनाएं हैं वो खबरें बनती हैं। तो ये रहे हमारे समाचार के तत्व। तो आज के हमारे इस पूरे वीडियो में हमने पत्रकारिता क्या है, समाचार क्या है और कौन कौन सी घटनाएं या सूचनाएं जो हैं वो समाचार बन सकती हैं, इनमें क्या तत्व होते हैं, बेसिकली आप समझिए कि समाचार के क्या तत्व होते हैं, हमने ये आज के वीडियो में जाना और समझा। तो ये तो हमारा था पहला पार्ट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में पत्रकारिता के विविध आयाम। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।